पिछले लेक्चर में हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के सारी बेसिक थ्योरी पढ़ ली थी। आज जो हम करने जाएंगे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर की ही बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपके सामने फिगर दिख रहा है ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का है। कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बताया था कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ई की वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है, उसी को प्राइमरी और सेकेंडरी बना दिया जाता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर आउटपुट वोल्टेज कम होता है इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो आउटपुट वोल्टेज के अंदर कम लाने के लिए उसके अंदर टर्न्स भी कम होनी चाहिए। तो इस वाइंडिंग को, ये देखिए वाइंडिंग का जो नाम है वो है ए, बी और सी। इस ए बी सी वाइंडिंग के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है अगर वो कम चाहिए तो आपको बी और सी को ही आउटपुट रखना होगा। मतलब बी और सी के अक्रॉस आपको लोड कनेक्ट करना होगा और ए और सी को प्राइमरी रखना होगा। मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमारी हो जाएगी ए और सी और लो वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगी बी सी। तो एसी के अक्रॉस तो आप सोर्स कनेक्ट कर दोगे और बीसी के अक्रॉस आप लोड कनेक्ट कर दोगे। ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो बी और सी है ये कॉमन वाइंडिंग कहलाती है और जो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होती है ए बी, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। अब आप एक चीज समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए ए और सी जो है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो यहाँ पर आप इसको VH से डिनोट कर सकते हो, इस पूरे वोल्टेज को VH से डिनोट कर सकते हो। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो यहाँ पर आप VL से डिनोट कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर आने वाला करंट IH हो जाएगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग करंट। इसके अंदर लो वोल्टेज करंट हो जाएगा IL, क्योंकि इधर लोड में लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। ठीक है। इसके बाद जो टर्न्स हैं AC के अक्रॉस जो टर्न्स हैं वो तो हमारे TH हो जाएंगे, हाई साइड करंट हो जाएगा, हाई साइड टर्न्स हो जाएंगे। और आपका लो साइड टर्न्स हो जाएंगे TL BC के अक्रॉस। अब जो बचा AB के अक्रॉस कितने टर्न्स होंगे भैया? यहाँ पर आप टर्न्स बना लीजिए, नहीं तो फिर आप A को यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा TAB के अक्रॉस जो टर्न्स होंगे वो होंगे TH माइनस TL, इतने यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो IH है उसको IAB बोल सकते हैं। ठीक है, AB के अक्रॉस जो करंट है, उसी तरह जो I करंट है, ये I करंट तब फ्लो होगा जब यहाँ पर लोड होगा। ठीक बात है। तो यही इसको ICB बोल सकते हैं और ये हमेशा उल्टे डायरेक्शन में होगा IH के, है ना। वो उसके फ्लक्स को भी कम कर देगा, वो भी हम समझेंगे। ये जो IL होता है ये होता है IBD। ठीक है, BD के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस सर्किट का। ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैंने आपको समझाया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वोल्टेज रेशो होते हैं। एक होता है सर्किट वोल्टेज रेशो और एक होता है वाइंडिंग वोल्टेज रेशो। अब सर्किट वोल्टेज रेशो क्या होता है, इससे हमको पता लग रहा है। तो देखिए सर्किट वोल्टेज रेशो के अंदर आपका ये हो जाएगा VH अपॉन VL। तो सर्किट वोल्टेज रेशो मतलब हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। वाइंडिंग के अंदर जब होगा तो हम VAB अपॉन VAC इस तरीके की बातें करेंगे। तो वोल्टेज हो गया हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, उसके सामने टर्न्स रखते हैं TH अपॉन TL। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा AA। अब ये AA क्या है सर? ये हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। जैसा कि हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में था वैसा यहाँ पर है। और ये जो AA है ये हमेशा बड़ा होगा 1 से। ये आपका कई बार पूछ लिया जाता है कि AA क्या होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, क्या होता है? तो आप ये हमेशा याद रखें कि AA हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जो VH है या फिर जो TH है वो हमेशा ही ज्यादा होगा TL से। ठीक बात है। अब दूसरी बात मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो ये करंट है ये तब फ्लो होगा जब यहाँ पर लोड कनेक्टेड होगा। अब लोड कनेक्टेड होगा तो ये करंट फ्लो होगा और ये करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि इसके थ्रू जो फ्लक्स बनाया गया IH के थ्रू,
उस फ्लक्स को कम कर देगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके मेन फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो आई एच है वो इतना एमएमएफ बनाएगा, इतना एमएमएफ प्रोड्यूस कर देगा कि इसके फ्लक्स को तो हटा दे भैया। जितना फ्लक्स ये बनाएगा, मतलब जितना एमएमएफ को ये रिटार्ड करेगा, मतलब इसको रोकेगा, उतना ये बना देगा, ताकि दो इसका असर ही पता ही नहीं चलेगा, इसके असर के बराबर बना देगा वो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के एमएमएफ बराबर हो जाएंगे। अब एमएमएफ बराबर हो जाएंगे तो हमको कैलकुलेशन लिखने को मिल जाएगी। तो देखिए हम कैसे एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जब एमएमएफ उनके बराबर हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि आई ए बी टी ए बी, ऊपर वाली वाइंडिंग का, ये वाली का ए बी, और बी सी का लिख देंगे, क्योंकि भैया आई एच जो करंट है वो ए बी में ही फ्लो हो रहा है, आई जो करंट है वो बी सी में फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों के एमएमएफ के इक्वेशन लिख लेंगे, आई बी सी टी बी सी। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे भी हमको एक रेशियो मिल जाएगा। सर्किट वोल्टेज रेशियो की बात हो चुकी है, अब वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो की बातें होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आई ए बी, यहाँ पर हम इसको आई एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी ए बी को हम टी एच माइनस टी एल लिख सकते हैं। यहां से अगर आप देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा, देखिए हमने लिख रखा है पहले से। फिर आई बी सी को आप आई लिख लीजिए, और टी बी सी को आप टी एल लिख लीजिए। तो आपने लिखा टी एल। अब जो आपकी इक्वेशन बनी वो बनी आई अपॉन आई एच बराबर टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, टी एल का दोनों में डिवाइड कर देना है। तो टी एच अपॉन टी एल माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आई अपॉन आई एच। ये आपकी इक्वेशन बन गई। जो टी एच अपॉन टी एल है ये आपको पता है, पहले से पता है, टी एच अपॉन टी एल क्या है भैया, ए है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो -1। ठीक बात है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इधर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब क्या होगा, ये मैं बहुत ही साफ नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, हम बात करेंगे वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो की। तो देखिए वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो डिनोट होता है ए से। ध्यान रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो ए होता है, या सर्किट वोल्टेज रेशियो भी बोल सकते हो। और जो वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो है उसको ए से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, वी ए बी अपॉन वी बी सी। इसके अंदर एच और एल का कोई यूज नहीं है, ये कोई सर्किट पैरामीटर्स पर नहीं चलेगा, ये वाइंडिंग पैरामीटर पर चलेगा। तो इसके सामने टर्म्स भी रखने होंगे ए बी और टी बी सी। फिर उसके बाद टी ए बी हमको पता है टी एच माइनस टी एल होता है, और टी बी सी हमारा टी एल होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास टी एच अपॉन टी एल हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपके पास जो ए है वो आपको मिल जाएगा ए -1। तो ये आपका दोनों का एक साथ रिलेशन आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो कुछ ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर जो करंट है, देखिए इस वाले में जो यहाँ पर करंट है इसमें आप केसीएल लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सब एक ही सर्किट के पैरामीटर हैं। तो यहाँ पर आप आराम से केसीएल लगा सकते हो इस पॉइंट बी पर। तो देखिए दो करंट तो आने वाले हैं, एक करंट जाने वाला है। तो आप आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट लिख सकते हो, आई एच प्लस आई बराबर आई एल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं रेशो ले लूंगा, आई बराबर आई एल माइनस आई एच, ऐसा लिख सकता हूं मैं, आई बराबर आई एल माइनस आई एच। मुझे पता है कि आई अपॉन आई एच अगर मैं लिखूं तो यहां पर आई की वैल्यू में लिखूंगा आई एल माइनस आई एच, और आई एच को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहा हूं। और मुझे ये भी पता है कि जो आई अपॉन आई एच है, तो आप यहां से देख सकते हो, इधर ही लिखा था हमने कि आई अपॉन आई एच जो है वो ए -1 भी है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए आई अपॉन आई एच
ये ए माइनस वन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो तो ये बराबर ये हो जाएगा सॉरी, ये बराबर ये हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो। चलिए हम यहां पर लिखते हैं आई एल माइनस आई एच अपॉन आई एच बराबर ए माइनस वन। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर ये चाहूं कि आई एल अपॉन आई एच कितना होगा, तो देखिए आई एल अपॉन आई एच माइनस वन बराबर ए माइनस वन। तो आई एल अपॉन आई एच की जो वैल्यू है वो सिंपली ए आ जाएगी। इसको आप नोट करके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास देखिए आई एच की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर आपको आई अपॉन आई एल निकालना है तो भी आप इनसे निकाल सकते हो। आप आई एच को क्या लिख सकते हो, आई एच को यहां पर आप लिख सकते हो आई एल अपॉन ए, और आप आई एच को आई से भी कंपेयर करोगे तो देखिए आई एच को अगर आप यहां से भी कंपेयर करोगे तो आप यहां पर लिख सकते हो आई अपॉन ए माइनस वन। तो यहां पर आप लिख सकते हो आई अपॉन ए माइनस वन। तो यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए और यहां पर इनका रेशियो ले लीजिए। तो आई अपॉन आई एल जब आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ए माइनस वन अपॉन ए। ये भी आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि आपका डायरेक्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैंने बताया था एक तो ऊपर वाली वाइंडिंग, एक नीचे वाली वाइंडिंग, दोनों के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एक को हम नाम दे देंगे E1 और एक को हम नाम दे देंगे E2, या फिर इसको आप EAC बोल दीजिए। ये पूरी वाइंडिंग का होगा क्योंकि ईएमएफ देखिए पूरी वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो नीचे वाली वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखिए फिगर में अगर हम देखें तो हमको आसानी से पता लगेगा। ये पूरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये वाली वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज वाइंडिंग है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए काम में आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा E1 और E2 दोनों ही सेम फ्लक्स इंड्यूस्ड होंगे, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है ना, इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब बराबर नहीं होंगे, बराबर कहना गलत होगा, ये दोनों टाइम फेज में होंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों टाइम फेज में होंगे क्योंकि ये सेम फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक बात है, तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि जो EAB है, EAB वो EAC माइनस EBC होगा। EAB जो होगा वो पूरे का माइनस ये कर दूं तो इतना मिल जाएगा मुझे। और अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो EAB अपॉन EBC वो मुझे मिल जाएगा EAC माइनस EBC अपॉन EBC। ये भी मुझे AA माइनस वन की तरह ही मिल जाएगा क्योंकि जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मुझे वैसी इक्वेशन मिलेगी जैसी अभी तक मिल रही थी। तो यहां पर क्या होगा, ये मेरा वाइंडिंग रेशियो हो गया, तो A बराबर AA माइनस वन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप AA बराबर A प्लस वन भी लिख सकते हो। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। तो ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हमेशा ही ज्यादा होता है, इसी वजह से हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं कि वो ज्यादा अच्छा होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से। बस इतना ही फर्क होता है इसके अंदर। ये हमारा जो भी हमने कैलकुलेशन करी, क्यों करी, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट रिजल्ट्स काम आ सके। आई अपॉन आई एल पूछ लिया जाता है, रेशियो पूछ लिए जाते हैं, तो हम वहां पर बता सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का भी हमको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे काम में आता है। अगली बात, अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, तो ये हमारे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का फिगर है। इसके अंदर कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी कैलकुलेशन हमने उधर करी है वैसे की वैसे सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट भी सेम टू सेम आएंगे। अगर वहां पर आपको रेशियो पूछा जाता है, मान लीजिए वहां पर आपको रेशियो पूछा जाता है कि भैया आई अपॉन आई एच का रेशियो बता दीजिए, तो आप सिंपली यही बोलिए ए माइनस वन, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना इसकी तो आपको पता लग जाएगा कि सेम होता है। यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शंस का फर्क है।
कि देखिए यहाँ पर जो हाई वोल्टेज साइड है वो आपका लोड की तरफ हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड आपका इधर की तरफ हो जाएगा। आईएल करंट जो है अब वो लोड की साइड नहीं है, वो सोर्स की साइड है। और ना वो पहले क्या हो रहा था कि लोड में जा रहा था, इस बार क्या होगा, सोर्स से आ रहा है। और जो आई एच है वो ऊपर की तरफ जाएगा, आई है जो वो नीचे की तरफ जाएगा, बस इतना ही फर्क यहाँ पर है। यहाँ पर जब आप केसीएल लगाओगे तो आप यहाँ पर यही लगाओगे, आई एल बराबर आई प्लस आई एच, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशंस आपकी सेम रहेंगी, बस इनकी वजह से आपके रिजल्ट भी वैसे के वैसे ही आपको मिल जाएंगे। इतनी बात है। आपको क्या करना होगा न्यूमेरिकल करते वक्त कि आपको समझना होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करिए, और जिसकी बात करिए उसके अकॉर्डिंग आपको करंट्स की डायरेक्शन देनी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा। भले ही फिर वो पावर पूछे, चाहे वो लॉस पूछे, चाहे वो सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल पूछ ले, या फिर आपसे किसी भी चीज का रेशियो पूछ ले, वाइंडिंग रेशियो, वोल्टेज रेशियो। और अगर वो आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वैल्यूज दे करके ऑटो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदल लिया जाता है। वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करके देखेंगे। अभी के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। और बस यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।